तो एटीसी का एक छोटा सा सम है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी हुई है और आपको बताना एटीसी में कितना डिडक्शंस मिलेगा। Contribution to RPF is eligible for deductions. How much? 25,000. Sorry? तुम्हारी वॉइस अच्छी है लेकिन बीच में वॉल्यूम बहुत है इन लोग का। Deposit in PPF is qualified for ATC. Fast, ma'am. Life insurance premium for own life. It is qualified. और कितना प्रीमियम दिया आपने? आपने 2010 में कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसका सम एश्योर्ड था 8 लाख। इफ यू रिमेंबर, तो 1/4/2012 के पहले की जितनी भी पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम प्रीमियम आप दे सकते हैं 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रीमियम आप दे सकते हैं 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। आपका पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। नेक्स्ट, फॉर डॉटर पॉलिसी वैल्यू है, सम एश्योर्ड है 1,20,000 और पॉलिसी कब ली थी? 2012 के बाद कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड है 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। यहाँ पे आपकी पॉलिसी वैल्यू है 1,20,000 और आपने प्रीमियम दिया है 15,000। तो भैया जी 15,000 अलाउड नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड होंगे 12,000। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर जी। तो मम्मी पापा की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ नॉट अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपने लिए करा सकते हो, अपने स्पाउस के लिए करा सकते हो और अपने चाइल्ड के लिए करा सकते हो, नॉट फॉर योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, NSC आपने परचेज किया, दैट इज क्वालिफाइड। हाउ मच? 10,000। इंटरेस्ट ऑन NSC लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। कितना इंटरेस्ट है टोटल? 6,000। तो 6,000 में से 1,000 हटा के 5,000। और कुछ? रीपेमेंट ऑफ लोन टू SBI फॉर व्हाट? तो रीपेमेंट ऑफ होम लोन इज एलिजिबल फॉर ATC। कितना पेमेंट किया आपने? उसमें से इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट इज नॉट क्वालिफाइड, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट इज क्वालिफाइड। प्रिंसिपल 10 है, टोटल 50 दिया है, तो भैया इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पार्ट इज अलाउड 10,000। और कुछ है? तो टोटल आपका अमाउंट आ गया 10, 5, 15, 25, 25, 50, 1, 50, 1, 70, 182। लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम लिमिटेड 1,50,000। तो भैया अमाउंट से इन्वेस्टेड, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। 1,82,000 एंड मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। तो आंसर इज 1,50,000। माइक ऑफ करो हितेश, मैंने तो सबको म्यूट ऑल किया हुआ है यार। वेयर इज द ट्रबल? अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। नो, मैंने सबको म्यूट कर दिया ना, नॉट टू वरी। फाइन, सबका राइट।
ओके, अगले सम की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आपसी चर्चा में हैं, थोड़े बहुत मरमरिन है क्लास में, हल्की सी भीनी भीनी मरमरिन चल रही है। उस मरमरिन को मैं रोक लूँगा थोड़ी देर में। ये आंसर राइट हो गया, सबको क्लियर है? ठीक है, अगले सम की तरफ आते। देखो, कंसंट्रेशन की क्लास थी, तो कंसंट्रेशन की क्लास में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। ये सम बहुत अच्छा था, तुमने इसकी वैल्यू नहीं की मालूम। ये सम लाइफ इंश्योरेंस तो लेते इतना अच्छा सम था जिसकी कोई बात ही नहीं है। 3 पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस से कवर थे। 8 में 20% वाला कवर था, 8 में 10% वाला कवर था, 8 में मम्मी यानी रिलेटिव वाला पार्ट कवर था। तो लाइफ इंश्योरेंस लिए तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स था। हर सम की एक खासियत होती है, उसकी फील होती है। जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, जब मतलब व्हेन आई प्रिपेयर्ड, तो मैं तो जेवीएस टॉपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपने हिसाब से बताऊं कि मैं उस समय प्रिपेयर कर रहा था, जैसे सब मेरे हाथ में आता ना, मैं तुम्हारी स्टेज पर होता तो मैं इस सम को लिखता बेस्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, और फिर लाइफ इंश्योरेंस वाले पार्ट को मैं अंडरलाइन कर देता और बोल देता यहाँ पे 2012 इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे मदर इज़ नॉट रिलेटेड, इज़ नॉट आरपी, और 2012 के पहले 20% और 2012 के बाद 2012 10% एंड सम ओवर। अब जब मैं एग्जाम हॉल में जब जा रहा होता है, जैसे कल मेरा एग्जाम है, आज में तो पढ़ना है, तो मैं बस ये दिखता है इस समय, हाँ इस समय यही था। अदरवाइज इस समय ऐसा कुछ नहीं था जो अपने को नहीं आता। इस समय जो था आरपीएफ पता ही अलाउड होता, एनएससी अलाउड ही होता, लास्ट डेट इंटरेस्ट एनएससी में नहीं आता, पता ही था। इस समय जो बहुत अच्छी बात थी वो मैंने अपनी थ्योरी में लिख ली ताकि ये मेरा सम हो गया। तो मैं सम्स का भी जो बेस्ट पार्ट है उसको और जिस्ट बना के डालता ताकि मेरे सम्स एग्जाम हॉल में सारे के सारे देखे जाए। वॉट यू पीपल डू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन हॉल, तो तुम लोग मेंटली रेडी रहते हो, सर 40 सम कराया, 40 सम देख कर थोड़ी जाना है। और मैं प्रिपेयर था कि सर ने 40 सम कराया तो 40 सम का कंटेंट लेके जाना है, एक भी सम नहीं छूटेगा जो मैंने बनाया। और तो सपोज अभी सम बनाएंगे, कुछ बहुत ही फालतू सम आएंगे, तो जो बहुत ही फालतू सम आते मैं उसके ऊपर लिखता बकवास, टाइम वेस्ट जरूर लिखता, ताकि मेरे को वो एग्जाम हॉल में कैरी नहीं करना है। लेकिन एग्जाम हॉल के पहले यदि मैंने 100 सम बनाए हैं ना, तो मैं 100 सम का कंटेंट एग्जाम हॉल में लेके जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी रहती है पढ़ते समय। तो इस सम का यही अच्छी पार्ट थी, बात इस सम में कुछ भी अच्छा पार्ट नहीं था, तो मैंने इस सम का सारा अच्छा पार्ट इतना समय डाल दिया साइड में। अब एग्जाम हॉल के पहले मैं इतना सा देखूंगा, ये सब मेरा हो गया, एग्जाम हॉल में भी देखना हो गया। इवन कॉस्टिंग, इवन अकाउंट्स जैसे बड़े बड़े सम्स में भी मेरा समरी रहता कि इस सम में मैंने क्या सीखा। आई टीच टू माई सेल्फ, इस सम से तुमने क्या सीखा। हाँ, मैं तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेशन और दूंगा कि इस सम से तुमने क्या सीखा। नजर में रहते हो मदर तुम, हाँ अगला सम। हुसैन साहब ने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, बोलिए। पीजीबीपी इनकम है उनकी 1,80,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 40,000। देखो देवी, आप है ना बीकॉम के बच्चे को नहीं डिक्टेशन दे रही हो, मुझे डिक्टेशन दे रही हो, बी फास्ट। आ गया, कितना प्रीमियम दिया और कब प्रीमियम पॉलिसी कर रहा था? पॉलिसी का डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे कि 1/12 के बाद की पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी वैल्यू है 5 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 4 लाख। तो 4 लाख की पॉलिसी वैल्यू, तो मैक्सिमम 10% प्रीमियम आपका अलाउड होगा 40,000। आपने प्रीमियम दिया 50,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000। तारपरे दीदी एनएससी 20,000, नाइस। बस में रुझो 80GG में आ जा, 80GG में आ जा भाई। 80GG यदि आपको याद है तो मिनिमम ऑफ द 3 इज अलाउड। पहला है 5,000 पर मंथ, बोले तो 60,000। अगला है 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकालूंगा मैं अभी। और तीसरा है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई।
अभी जीटीआई निकलेगा तभी सारा सम भी कवर हो जाएगा। अभी बस आप ये बता दो रेंट कितना दिया है? 3,000 पर मंथ, बोले तो 36,000। चलो ये बात बाकी बाद में करूँगा, आगे बोलो। खत्म। तो ये भैया हो गया जीटीआई आ गया 2,20,000, 2,20,000 और इधर एटीसी आ गया 60,000 और इस समय कुछ है नहीं। आप सबको पता है एडजस्टेड जीटीआई मतलब जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सक्लूडिंग 80CC। तो भैया यहाँ पे 60,000 का डिडक्शंस भी माइनस कर दीजिए, तो आपका एडजस्टेड जीटीआई आ गया 1,60,000। आपका यहाँ पे आ गया 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 16,000, यहाँ पे आ गया 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 40,000 और ये आ गया 20,000। इन तीनों में से जो लोअर है दिस एंड दिस, जो लोअर है तो लोअर आपको 80CC का डिडक्शंस मिल जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया 60, 20, 80, 1,40,000 टोटल इनकम। तो एक बार आंसर मिलाते जाओ, तुम्हारे पीडीएफ में फाइनल आंसर तो दिया वही है ना, ठीक है। और दादा सुनो, तुम्हारी आदत वापस वही हो रही है, तुम कॉपी में नहीं लिख रहे हो जबकि ट्रैक चेंज हो गया है। अब मैं वहाँ पे पीडीएफ में टाइप नहीं कर रहा हूँ। या तो पिक लीजिए या फिर कॉपी मारिए, लेकिन कुछ भी हो आपके पास जाना चाहिए। अच्छा, इस समय आपने क्या सीखा? इस समय आपने सीखा कि 80CC का ये सम था और 80CC का ये प्राइमरी सम था, एकदम बेसिक सम्स नहीं, बस 80CC का जिसको थ्योरी याद है उससे ये हैंडल हो जाएगा। तो मैं यदि आपकी जगह एग्जाम हॉल में लेके जा रहा होता है इस सम को, तो मैं इसको बाजू में लिखता 80CC प्राइमरी, मतलब 80CC का एकदम बेसिक सम और इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी याद हो जाए तो हो जाए। इन माई लैंग्वेज इट इज बकवास सम। 80CC तो छोड़ के इसमें कुछ नहीं था। तो जिनको 80CC एकदम ध्यान नहीं था वो उसको 80CC लिख लो, अदरवाइज इस सब में कुछ नहीं है। इरेज मारूं? हाँ, नाइस। अगले सम आ रहा है। बोर्ड पे करने से एक फायदा और है कि आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाती है जब मैं बोर्ड रब करता हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो प्लीज़ ध्यान दो कि आप कोई भी हाल पे क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट रखिए, आपके पास ज़्यादा टेक्निक्स है। चलो आगे बोलो, अगला सम। इसे मैं पीछे से लेता था, अंकित और वो कौन लड़का पीछे से, बॉडी बिल्डर, प्लीज शांत हो जाओ। शिवा, राइट, वो शांत हो जाओ, बात बाकी सब ठीक ही है। हाँ, ये टी डिटेल मेरे को लगता है सम होना चाहिए। तो आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अपने फादर के लिए दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फादर कितना दिया? 75,000। ये फादर जी की एज वेज कुछ दिया हुआ है? 66। 50,000 तक अलाउड हो जाएगा। ऑब्वियसली फादर जी अनइंश्योर्ड है, सम देख लो आप। इंश्योर्ड है
वेट, दिस नॉट 80D, वापस से संभलना पड़ेगा। $80 में डरावनी बीमारियों में कैंसर ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया है एंड दैट इज़ क्वालिफाइड, आपने 75,000 का खर्च किया और मैक्सिमम लिमिट है सीनियर सिटीजन को पर 1 लाख रुपया, 40,000 नॉर्मली और अदरवाइज 1 लाख रुपया, तो आपको डिडक्शंस अलाउड हो रहा है 75,000। लेकिन जितना भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है उतना आपको डिडक्शन से माइनस लेना पड़ता है। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 50,000, वो 50,000 माइनस कर दूं तो 80DDB में आपको 25,000 से बेसी का डिडक्शन नहीं मिलता। किसी कोई बात कम समझ में आई तो मैं उन्हें वापस से थ्योरी याद दिलाऊं। 80DDB डरावनी बीमारियाँ इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF। कंडीशन इज ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स, डिपेंडेंट रिलेटिव्स आर सफरिंग फ्रॉम CA, कैंसर, एड्स, और उनको डिडक्शंस मिलेगा जितना उसको पर खर्च हुआ या 40,000 विच एवर इज लोअर, 40,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन यदि पेशेंट सीनियर सिटीजन है देन द लिमिट इज 1 लाख। हाँ, लिमिट इज 1 लाख। और उसके बाद एक पॉइंट है कि यदि कोई भी मेडिक्लेम मिल जाए या एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिल जाए तो जितना भी एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिलेगा वो आपके डिडक्शंस में से माइनस हो जाएगा। हाँ, डरावनी बीमारियाँ 40-100 लेस दिया, याद आया, 40-100 लेस दिया, तो 100 मतलब 100,000 और उसमें से ये माइनस करना आपको। अगला पॉइंट बोलिए मैडम, इसी सम का ये सम हो गया। पूरी बात तो खूब भालो सम छिलो, ये सम का एकदम छोटा सा पार्ट था, DDB के ऊपर एक सम था, अच्छा सम था। फॉर DDB इट इज़ अ वेरी नाइस सम, क्योंकि इसमें DDB का सब प्रैक्टिकल्स कवर्ड हो गया। ठीक है, इट्स देन वर्चुअल वालों, आई होप अब सब क्लियर है, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। प्लीज़ बताओ नाउ ऑल क्लियर टू यू, कोई पढ़ाई में अनकंफर्टेबल नहीं है? थैंक यू अमृता जी, नाइस, थैंक यू। अगले सब में आते हैं। कोई भाई साहब है जिनका भाई साहब है, मतलब एक एच से उसके भाई साहब है, नहीं शुभांकर उसका भाई साहब है, एंड उसको बहुत ज़ोर की डिजेबिलिटी है, 80% से ज़्यादा डिजेबिलिटी है। तो जिनको 80% से ज़्यादा डिजेबिलिटी हो जाती है तो उनके लिए डिडक्शंस हो जाता है 1,25,000, नॉर्मली 75,000, अदरवाइज 1.25 लाख। ठीक है, और भी कुछ सर क्या दिया उन्होंने, कुछ खर्च किया, LIP दिया कुछ, बस तो 1.25 लाख का डिडक्शंस मिलेगा, चिल्लर सम कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें था 80DD हैंडीकैप को 75,000 लेस हो, लेकिन 75,000 नॉर्मल केस में, सीवियर डिजेबिलिटी में 1.25 लाख। ठीक, अगला सम बोलिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है एज पर मी, क्योंकि आपके सिलेबस में 80E नहीं है, राइट? फिर भी जब इन्होंने सम दे दिया वो भी रिसेंट में, तो वी शुड ट्राई इट। मैं पहले 80E आपको बता दूं क्या है। सर सिलेबस में है भी तो याद नहीं है, नहीं है तब भी याद नहीं है, आप बोल दिए तो मालूम पड़ा, नहीं तो हमारे लिए सब बराबर ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 80E हम आपको बता देते। 80E में ये है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी या अपने रिलेटिव की पढ़ाई के लिए लोन लेता है तो उस लोन पे वो जितना इंटरेस्ट देता है सबका डिडक्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे कोई मैडम है जिसने अपनी MBA की पढ़ाई के लिए लोन लिया, अब कितना इंटरेस्ट दिया बस ये बता दो, 10,000, तो बस ठीक है, इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा 10,000। तो दो सब में कुछ दम नहीं था, लेकिन बस आउट ऑफ सिलेबस देते परेशान कर दिया। ठीक है, 80E के लिए हमारे गाने की लैंग्वेज हमने आपको दी भी नहीं, लेकिन सुन लो, 80E एडू लोन है, ऊंची पढ़ाई किया कौन है, इंटरेस्ट TI से देते, सारा डिडक्शंस लेंगे, जितना इंटरेस्ट दोगे उतने का डिडक्शंस मिल जाएगा।
यहाँ पे 10,000 दिया तो 10,000 डिडक्शंस, यदि मैडम 7 लाख का भी इंटरेस्ट देती तो मैं 7 लाख का डिडक्शंस दे देता, बिकॉज देर इज नो लिमिट। बस देवी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अब मेरे पास पेपर है, मैं शायद इस पेपर से आगे बढ़ सकता हूँ। कोहली में आ गया क्या मैं? कौन से समय हूँ? माने दास, हुसैन हो गया, माने दास मिल गया मुझे, माने दास। ओ, प्रमोशन के ठीक पहले वाला। माने दास, एजेड 32 years, सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इन्होंने पूरी डिटेल दी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, LTCG ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट फ्रॉम FD विथ अ बैंक, डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, approved charitable institution paid by check, approved political party, payment of medical insurance premium on its own health, GIC by check, compute the amount allowed as deductions under section 80G। चलो ठीक है, इन्होंने सिर्फ 80G पूछा, लेकिन मैं आपको पूरा ही आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मेरे हाथ में पेपर आया, सम का स्टैंडर्ड भी देखो काफ़ी अच्छा आया। अब इस सम को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तुम्हारे तरीके से, एक मेरे तरीके से, और मैं करूँगा तुम्हारे तरीके से। While in the Rome, do as the Roman do। वाओ मनसिका, नाइस। हम लोग है इनकम फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,400, फिर दिया हुआ है PGBP। सर हम लोग 7 प्रॉपर माल है क्या? तुम्हारी मर्जी, नहीं तो फोटो भी खींच सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 21,840, इंटरेस्ट ऑन FD 18,000 या 10 सोर्सेस था। इस तरीके से सारी GTI आ गई, है ना। ये बार टोटल बता देना भाई फटाफट। तो 18,000, 40,000, 112, 172, 172, 160 हटा दो, 840। सही है क्या? ये सही है क्या? वाह वाह कैलकुलेटर वालों। हाँ, 162, 840। अब अपने आ गए कि इन्होंने बहुत सारे डोनेशन दिए हैं। इन्होंने डोनेशन दिया है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल एमिनेंस, पता नहीं यार ये क्या है, आई डाउट ये क्या है। ये बार 100% मान लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, नहीं 100% देता हूँ, लेकिन ये इन काइंड है। इन काइंड वाला डिडक्शंस तो आएगा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड, ये तो सबको याद है, ये तो 100% ही है। 4,500 का 100%। अब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये 50% है। वाह, सबको याद है। ये गांधी फैमिली को 50% पर रखने का है। 1250। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको आपने 16,200 दिया है, तो ये भी 50% ही आएगा। आई विल डू लेटर। फिर पॉलिटिकल पार्टी को आपने दिया है 80 GGC, GGB GGC आओ, पॉलिटिकल पार्टी पटाओ, सारा का सारा डिडक्शंस ले 10%, 100%, यानी 10,000। अगला पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है 31,600, मैक्सिमम डिडक्शंस मिलेगा आपको 25,000। तो सर 80G पूछ रहा, पूरा क्यों बना रहे हो? मैं बता रहा हूँ, पूरा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 80G में एक क्लॉज है, ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन देते हो ना, ये वाला, इस पे लिमिट एप्लीकेबल होता है, एंड द लिमिट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। और एडजस्टेड GTI में क्या क्या आता है?
एडजस्टेड जीटीआई में आता है जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सक्लूडिंग 80G। तो इस समय आए तो 10% की जगह 10%, जीटीआई की जगह 162840, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह 21840, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस समय नहीं है, और चैप्टर 6 से के सारे डिडक्शंस 80G को छोड़ के, तो 80G को छोड़ के बाद बाकी डिडक्शंस है 35,000। ओह, तो ये तो बनाने बिना होता ही नहीं सम। हाँ, तो ये हो गया 10% ऑफ, ये हटा दूँ तो आया 131, 35 हटा दूँ तो 96,000, 1,06,000 सही बोला तो 1,06,000 का 10% होता है 10,600। तो यहाँ पे आपने जो 16,200 का दे दिया ना, वो होगा नहीं, मैक्सिमम डोनेशन कैन बी 10,600। स्ट्रोक आउट 10,600 का 50% हुआ 5,300। आपका 80G आ गया, बता दो 9,000, 5,8, 9,000, 10,000, 14,000, 14,650। परफेक्ट, 14,650 का डिडक्शंस। एक बार आंसर मिला लो, बहुत अच्छी बात है। चेक करो किसी को कोई समस्या। दीदी आपकी आंखें बता रही आपको बहुत समस्या, बताइए कहाँ प्रॉब्लम है आप। मैडम जी वेयर इज द ट्रबल। ये देखो ये लिमिटेड, ऐसे मेरी फेस रीडिंग को गलत बता देंगे आप। हाँ, ये 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आपने सुना ही होगा, ये 80G एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला है, और ये फार्मूला फिक्स है, इसी जगह मैंने डेटा बैठाया है। एलटीसी जीटीआई ये डेटा बैठाया है, एचटीसीजी है ही नहीं सब में, ध्यान दीजिए, ठीक है। और चैप्टर 6 से के सारे डिडक्शंस, चैप्टर 6 से मतलब ये सारे डिडक्शंस, लेकिन 80G को छोड़ के, तो ये आ गया 1,25,000, सॉरी 10,000 और 25,000, 35,000। मज़ा आया क्या? पता नहीं इसमें क्या होता है ना कि जिस बच्चे को कोई मज़ा नहीं आ रहा वो लिख के मज़ा ले लेता है। बोला ठीक है पढ़ाई हो रहा है अपना। मज़ा आया वीडियो वालों? सर वीडियो में तो मज़ा ही मज़ा है सर, आप पढ़ाए तो मज़ा, नहीं तो घर में दूसरे काम करके मज़ा है। नाइस नाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सम की तरफ जा रहे हैं। आई होप आपने इसका पिक ले लिया या फिर आपने इसको कॉपी में कर लिया, ठीक है, पिक ले लिया, वॉट एवर, घर में जाके बना लेना। ये सम बहुत अच्छा था, 80G के लिए इससे बढ़िया सम नहीं हो सकता आपके लेवल पे। तो दिस सम इज़ वेरी गुड, एग्जाम के दिन 80G के लिए सम देखते जाना चाहिए। सम के बाजू में लिख लिया हमने 80G, फैंटास्टिक सम। 100%, 50% वाला लफड़ा भी रहा, लिमिट का लफड़ा भी रहा, सब किया, एलटीसीजी भी डाला। अगला सम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओ सब मेरे पास है, मैंने मानिक दास जी कर दिया। कमर्शियल ब्रेक आपने देखा, अच्छा तो मेरे साथ चीटिंग हुआ है, पेज आधे पीछे प्रिंट हुआ है और मैं तो बताया भी नहीं गया। हम लोग आधे कोहली के सम्स में। कोहली एजेड 35 ईयर्स, झूठा है ना, यंग है कोहली काफी, नहीं कितने 35 लगता नहीं है भाई। मिस्टर कोहली एजेड 35 ईयर्स पेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग। अपने लिए दिया है 8,000, अपने लिए दिया है 8,000, डिपेंडेंट भाई के लिए दिया है, भाई का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और अनुष्का के लिए दिया है 8,000, और भाई ये तो नहीं पता बच्चे का नाम, सन के लिए दिया है 5,000।
पापा जी के लिए दिया है 34,000, ये दूसरी फैमिली है, ये फैमिली 1, ये फैमिली 2, और मम्मी के लिए दिया है 26,000, मम्मी पापा का भी 25,000। तो ये अपना टोटल आ गया 8 8 16 5 21, और ये आ गया टोटल 3 2 5 6 60,000। लेकिन मैक्सिमम लिमिट है फैमिली के लिए, फैमिली 1 के लिए जिसमें कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, 25,000 की, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 50,000 क्योंकि दो सीनियर सिटीजन। तो आपको डिडक्शंस फाइनली मिलेगा अंडर सेक्शन 80D, यहाँ पे 21,000, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, और दिस और दिस विच एवर इज लोअर। तो भैया जी आंसर हो गया 71,000। कोहली का राइट आंसर आ गया मेरा। वाह भाई साहब, फटाफट बनाते हो आप तो। दादा कॉपी मारने से ज़्यादा समझने में बिलीव करना सर, ठीक है। जो कॉपी मार रहे बिंदास कॉपी मारो, लेकिन समझने के कॉम्पेंसेट करके नहीं। और जो ऐसे बोलते ना कि मैं बाद में समझ लूँगा, वो एकदम वो 3 इडियट का चतुर है। तुम चमत्कार लिख दो, मैं तो समझना नहीं, मैं बाद में समझ लूँगा। और फिर उनके साथ क्या होता है आपको पता है। अगला सम बताइए देवी। अगला सम है एंथोनी, मिस्टर एंथोनी, एजेड 51 ईयर्स। सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस टोटल इनकम है 446, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज एंटायर फैमिली बाय चेक 14,000 रुपया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज वाइफ, डोनेशन मेड टू दिस। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंथनी। तो भैया जी ये तो बहुत आसान सम है। GTI है 4,46,000, ठीक है। आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है एंथनी साहब, उसका डिडक्शंस ले लीजिए, कोई बात नहीं है, 14,000 रुपया। आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया उसके डिडक्शंस ले लीजिए, 11,000 रुपया। आपने जो डोनेशन दिया है ना चौधरी साहब, नहीं एंथनी साहब, उसको नेशनल डिफेंस फंड में जो आपने दिया, बड़ा नेक कार्य किया, उसका 100% आप डिडक्शंस लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू किया, वो भी आपने ठीक ही काम किया, 4,000, लेकिन उसका 50% लीजिएगा। और जो आपने नेशनल चर्च फॉर इनोवेशन दिया ना, चर्च, ये सब तो मैं नहीं जानता, इसलिए 50% कैटेगरी में डाल रहा हूँ, 50%। इस पर लिमिट लगेगा, लेकिन एपरेंट है कि यहाँ पे लिमिट से कम है। कभी कभी चीज़ें एपरेंट होती है, अलग से दिखाने की दरकार नहीं पड़ती। ये तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये कोई भी हाल पे डेटा मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, लेकिन ये डेटा 3 लाख से ऊपर है। अरे कैल्सी से हाथ हटा देवी, दिमाग पे हाथ रख, ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर। ये 446 में से 25 हटाएंगे तो पता नहीं क्या आएगा, 3 लाख से ज़्यादा आएगा। 3 लाख का 10% करेंगे 30,000 तो हो गई। तो आई डोंट नीड टू डू। तो हर चीज़ कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। हमें देश में इंटेलिजेंट लोग चाहिए, कॉपीबाज नहीं चाहिए। तो यह फाइनली आया 5,000, 2,000 और 15,000, 22,000। 22 11 33, 33 4 37, 10 47, यह आ गया 399। किसी को अभी भी डाउट है इसमें लिमिट क्यों नहीं कर रहे आप? लिमिट का कैलकुलेशन काहे नहीं कर रहे हैं? एनीवन हु इज हैविंग द डाउट व्हाई नो लिमिट कैलकुलेशन? चलो फाइन। तो आई होप यहाँ पे भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लिमिट वाला कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है। क्या बात है, वीडियो वाले नाराज हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। हाँ, ऑल ओके, ओके ओके। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर, अब मैं ढूंढ रहा हूँ अगला क्वेश्चन।
मेरे साथ बहुत गड़बड़ होती है। एडवर्टीजमेंट वाले पेज में आ गया और सम फिनिश है ना, अब नया टॉपिक शुरू हो गया। तो आपने देखा डिडक्शंस नॉर्मली बड़े सम का छोटा पार्ट होता है, लेकिन कई बार छोटे छोटे सम्स भी उसमें पूछ लेते हैं। इस सम में कुछ खास नहीं था, बहुत आसान से सम था ये। अब हम लोग आ जाए पीजीबीपी में, ठीक है। और यदि आपको पीजीबीपी नहीं भी किया हुआ है तब भी आप ये 4-5 सम करेंगे तो आपको लगेगा ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। पीजीबीपी वाला गाना याद है क्या? वही पर आपको दोहराना चाहिए, मुझे याद नहीं है। डायरी लाए हो छोटी वाली, वो पॉकेट वाली चिटिन वाली डायरी लाए हो? 5 मिनट एक बार पीजीबीपी के गाने दोहरा लेते हैं, फिर मुझे लगता है उससे सारे सम बन जाएंगे। डेप्रिशिएशन छोड़ दी, दे दे भाई। अच्छा तो मेरे पास भी होगा, मेरे पास होगा, मेरे पास होगा। थैंक यू भाई। हाँ भाई, ये राधे ना बार बार चली जाती है। ले भाई, पीजीबीपी का गाना है, एक ऐसा डायरी मेरे को भी देना। सब साथ में है। मोटा मोटी गाना ध्यान ही होगा, गाना ध्यान नहीं है तो मोटा मोटी सुन के साथ साथ आ जाना। 1 2 3 4। स्टूडेंट तुझे पीजीबीपी से डर लगता क्या? मेरे संग 5 मिनट आता क्या? कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट। 80 तो चंडे डलात, CCC 8 चंडे डलात। CCD एम्प्लॉयर 10%, एम्प्लॉय का भी 10%। डरावनी डरावनी बीमारियाँ 40 लेस किया। 80 डू लोन है, ऊंची पढ़ाई किया कौन है? इंटरेस्ट आई से दे दे, सारा डिडक्शन ले ले। 80G में सब डोनेशन दो, सारा का सारा डिडक्शन लो। लिमिट में रहना सरकार जी, कैश डोनेशन 2000 ही। 80G में आओ, रेंट का डिडक्शन पाओ। 5000 की लिमिट है, 25% तक सीमित है। 80G BGC सबको, पॉलिटिकल पार्टी जब हो जितना। यार दे देते भी नहीं जा रहा है। सी सर्चिंग सो हार्ड, कहाँ पे ये सब भाई। दैट वाज अप्रैल फुल एंड नाउ वी आर मूविंग टू पीजीबीपी टॉपिक, ठीक है। नहीं, तुम जितनी मेहनत कर रहे थे मजा आ रहा था नहीं मुझे देख के। हाँ, ये लड़का बोल रहा है मेरे को बहुत अच्छी नींद आ रही थी, एक बार और कहिए आप। मतलब 5 मिनट बढ़िया से सो लिया मैं। क्यों ऐसा मजा नहीं आया? ऐसी क्या बात है? ऐसा राधे ना आधी बार बाहर रहती है। आओ, मजा इसलिए नहीं आया बिकॉज एनर्जी वॉज लो। स्टूडेंट तुझे पीजीबीपी से डर लगता क्या? मेरे साथ 5 मिनट आता क्या? मतलब स्केल लो है, स्केल लो है तो एनर्जी भी लो है। देवी थोड़ा घुमाओ ना ऐसे। स्टूडेंट तुझे पीजीबीपी से डर लगता क्या? मेरे संग 5 मिनट आता क्या? कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट। I need desire alone. याद नहीं है क्या करे। इनकम टैक्स तो है डिसअलाउड, ID सारे अलाउड। डिविडेंड CDT डिसअलाउड, इंटरेस्ट पेड अलाउड, प्रोविजन रिजर्व डिसअलाउड, फेस्टिवल के खर्चे अलाउड, पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड, एबनॉर्मल लॉसेज अलाउड, कैपिटल रिपेयर डिसअलाउड, करंट रिपेयर अलाउड, रेंट टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड, रेंट टू पार्टनर अलाउड। डेप्री अकाउंट्स वाला ऐड कर, डेप्री टैक्स वाला लेस कर, रिसर्च के लिए डोनेशन दे, सारा का सारा डिडक्शन ले। प्रीलिम एक्सपेंस का खर्चा 5 सालों में बट जा। VRC को पेमेंट कर,
5 साल के मजे कर। स्टूडेंट तुझे पीछे से डर लगता क्या? मेरे संग 5 मिनट आता क्या? कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट। सब 3 बार दोहराएगा, सब इजी हो जाएगा। रोते रोते जो पड़ेगा, डेफिनेटली तू मरेगा। धंधे में रिश्ता लगाएगा, एक्सचेंज गोल हो जाएगा। कैश में खर्चा मतलब टुल्लू, बन जाएगा उल्लू। 7 खर्चों का ध्यान रख, ड्यू डेट के पहले पे कर। अकाउंट्स जो ना बनाएगा, 25,000 की खाएगा। ऑडिट नहीं जो कराएगा, 1.5 लाख की खाएगा। क्या दे भाई, कैसा भी किया ना, लेकिन अभी वो सब बजेगा, क्योंकि सम्स में वही सब आएंगे। कैपिटल रिपेयर, डिजिटल अलाउड, करंट रिपेयर अलाउड, यही सब बजेगा भी। प्रीलिम एक्सपेंस, दर्जा पास वालों में सब के सब वही के वही आएंगे। ठीक है। मिस्टर सूरज सोरेन submits the following profit and loss account of his business for the year 31/3/2022। और फिर आपको एक पीएल दिया हुआ है, ठीक है। पीजीबीपी यदि आपको नहीं भी आता तब भी शुड पार्टिसिपेट पॉजिटिवली, सब समझ में आ जाएगा। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे सैलरी इंक्लूड्स पेड टू मिस्टर सोरेन 9,000, फिर दिया हुआ डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट। लीगल चार्जेस इंक्लूड 3,000 पेड एज पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम लॉ। Sales includes 30,000 being the value of goods withdrawn by the proprietor. Cost was 27,000 and closing stock over value. बस इतना सा सम है। शुरू करें। Let's start with net profit as per account समय से स्टार्ट होता है, और जो खर्चे डिसअलाउड है ऐड करना है, जो इनकम नॉन टैक्सेबल है लेस करना है। तो पहले पीएल के डेबिट साइड से चलते हैं। खर्चे तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, ऐड या नॉट ऐड। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं, परचेज कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलते हो, अलाउड कि डिसअलाउड? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पेमेंट कर रहे हो। रेंट टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड, रेंट टू पार्टनर अलाउड। आप अपने आप को पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को रेंट दो, अपने आप को इंटरेस्ट दो, या अपने आप को सैलरी दो। All these are disallowed. You cannot pay to yourself. This is known as notional expenditure, and this is disallowed. सब साथ में हो। Depreciation accounts वाला add कर। Depreciation as per accounts add। Depre tax वाला less कर। तो टैक्स वाला डेप्री तो है क्या? नीचे पढ़ो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर IT एक्ट है 37,500। उसके बाद लीगल एक्सपेंस तो अलाउड ही है, लेकिन दिया हुआ है लीगल चार्जेस इंक्लूड 3,000 पेड एज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। तो ये तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते थे कि कानून तोड़ोगे तो एक्सपेंडिचर अलाउड थोड़ी होगा। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इज डिसअलाउड 3,000। लीगल चार्जेस देखो 9,000 है, लेकिन हमने डिसअलाउड सिर्फ 3,000 किया, जो कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ था। सैलरीज में दिया हुआ है, सैलरी आप अपने आप को दे रहे हो, तो सैलरी टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड कितना? सैलरी इंक्लूड्स 30,000, नहीं, सैलरी इंक्लूड्स 9,000 पेड टू हिमसेल्फ। तो जो आप अपने आप को दे रहे हो वो डिसअलाउड है। पूरा सैलरी क्यों डिसअलाउड कर रहे हो? नीचे पढ़ो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर A पढ़ो, मिल गया। सैलरी पेड टू हिमसेल्फ 9,000। पेमेंट टू IIT दिल्ली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड है, तो कुछ ना करो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपने आप के लिए दे रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, ये तो डिसअलाउड है, ये तो आपका पर्सनल खर्चा है भैया, डिसअलाउड। बैड डेट अलाउड है, एडवर्टीजमेंट अलाउड है, प्रोविजन
प्रोविजन रिजर्व डिसअलाउड, 1,500 डिसअलाउड, प्रोविजन रिजर्व डिसअलाउड। फिर आया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो भैया ये भी डिसअलाउड। सारे प्रोविजन देखते डिसअलाउड करते। तो भैया देखो डेबिट साइड में आपने कुछ नहीं किया, खर्चों को उठाया, एक बात दिमाग में समझोया, ये अलाउड है कि डिसअलाउड है। अलाउड है तो कुछ ना करो, और डिसअलाउड है तो ऐड करो, इससे आसान कुछ नहीं होता। अब क्रेडिट में ये सेल्स ओके, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर डी नीचे दिया हुआ, सेल इंक्लूड्स 30,000 बिन गुड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। आपने अपना ही गुड्स विड्रॉन किया जिसका कॉस्ट था 27,000, आपने विड्रॉ किया 30,000 में। तो बताओ क्या आप अपने आप से 3,000 रुपये की कमाई कर सकते हो? नहीं। तो आपको ड्राइंग्स जो भी करना है दैट यू शुड डू एट कॉस्ट। आपने ड्राइंग्स क्या कर दिया? ड्राइंग्स ओवर एंड अबव कॉस्ट। आप अपने आप से ही कमा रहे हो, 27,000 का माल खुद को बेच रहे हो 30,000 में। यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम योर सेल्फ। तो जितना आपने अपने से प्रॉफिट कमाया वो हमने हटा दिया, दिस इज नॉट द प्रॉफिट। ठीक है, 27 का माल अपने आप को 30 में दिया, यू आर अर्निंग फ्रॉम योर सेल्फ 3,000, यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम योर सेल्फ 3,000, राइट? आई होप एवरीवन इज ओके, नाइस। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जानी चाहिए, इसलिए यहाँ से हटा दीजिए। ये एफडी जो है ना, ये इंटरेस्ट अदर सोर्सेज का है। अच्छा बताओ नीचे देखो, मुझे क्या निकालना है? कंप्यूट टोटल इनकम या कंप्यूट फ्रॉम बिजनेस? कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ठीक है, बस इसको हटा दो, 15,000। बैड डेट रिकवरी तो बिजनेस इनकम है, कुछ ना करो। डिसअलाउड अर्लियर, ओ मैं 1 मिनट 2 मिनट और बताऊं बैड डेट रिकवरी के बारे में। बैड डेट रिकवरी आपको हुई है 15,000, 4,500। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यदि पहले ये डेफिनेटली बैड डेट रहा होता। अरे बैड डेट रिकवरी कैसे होगी? जब बैड डेट होगा तब तो बैड डेट रिकवरी होगी। तो ये पहले बैड डेट रहा होगा, तो पहले जब बैड डेट था उस समय क्या आपने उसको अलाउड माना था कि डिसअलाउड माना था? सपोज आपने अलाउड माना था, तो पहले आपका जब बैड डेट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने अलाउड किया था, तो वो बैड डेट मेरा खर्चा था। आज वो पैसा रिकवर हो गया तो ये इनकम है। यदि मेरा बैड डेट पहले अलाउड हुआ था तो यानी आपकी नज़र में वो पहले खर्चा था, आज वो रिकवर हो गया तो आज वो इनकम है, एग्री। लेकिन जब मेरा बैड डेट हुआ था, हम आपके पास बहुत दौड़े कि देखिए सर मेरे को बैड डेट हो गया, खर्च अलाउड कर दीजिए। तो आपने क्या बोला? ये तुम्हारा बैड डेट हम नहीं मानते, डिसअलाउ कर दिया, ज़बरदस्ती डिसअलाउ कर दिया। तो जब आप उस समय उस बैड डेट को डिसअलाउ कर दिए, खर्चा माने नहीं, आज वो पैसा मेरे को मिल गया, तो किस मुंह से इसको इनकम मान रहे हो? बात क्लियर? तो जब आपने उसको उस समय खर्चा नहीं माना तो आज वो रिकवर हो गया, तो इनकम कैसे हो गया? आपकी नज़र में तो बैड डेट ही नहीं था। तो जब बैड डेट ही नहीं था तो बैड डेट रिकवरी कहाँ से आ गया सर जी? इसलिए ये बैड डेट रिकवरी नॉन टैक्सेबल, अदरवाइज नॉर्मली बैड डेट रिकवरी इज टैक्सेबल। अच्छा तो सर ये नॉन टैक्सेबल क्यों हुआ सर? अरे तो बैड डेट पहले डिसअलाउड था ना। अच्छा तो सर जब पहले बैड डेट डिसअलाउड होता है तो उसको रिकवरी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, रट ले। हाँ बात क्लियर? अब क्लोजिंग स्टॉक आइटम बचा 75,000 रुपया, उससे लेके लास्ट में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर ई। पहले बताओ कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिंदाबाद कि मुर्दाबाद? जिंदाबाद। अपना देश बदल रहा है तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस, तो ये मैंने पढ़ाया था आपको, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस। माइनस तो मेरी पीसीबीपी इनकम जितनी आ गई जोड़ लो। उसका देख के मत बोलो, स्क्रीन वाला, इसका देख के बोलो। 7,90,000 79,500। आई होप सबको क्लियर।
इसमें भी यही है, वाह भाई वाह। अगला सब में आ रहा हूं। ये यार ये लोग बहुत शांत हो गए, जैसे मैं बोर्ड में आया हूं ये लोग बहुत शांत हो गए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। ऑल गुड, बीमार बीमार तो नहीं पड़ती ब्रेक में, कुछ फालतू चीज तो नहीं खा ली सबने। अर्पिता पांडे सिंह सर, अरे सर मतलब क्या, ओके या नॉन ओके? ऑल गुड, वाह थैंक यू हितेश जी। रिज भाई साहब, मैं इतनी देर उनसे बात क्यों कर रहा था मालूम? ताकि आप फोटो खींचो। ओके हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। दो बातें हैं, आपको बताना है क्या ट्रीटमेंट होगा। डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। Discuss the admissibility of the following expenditure in case of an individual businessman Sandeep Sarkar under the relevant provisions of the IT Act. कैश पेमेंट किया 50,000 मेड टू अ क्रेडिटर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ चेक। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश में खर्चा मत कर टुल्लू, बन जाएगा उल्लू। तो भाई 10,000 से ऊपर का तुम यदि कैश में पेमेंट करेगा तो बहाना मारने से कुछ नहीं होगा, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? डिसअलाउड। अगला प्रश्न है, अ सम ऑफ ₹1 lakh ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वॉज पेड 1 month प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ द 1 month आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो 7 खर्चों का ध्यान रख, ड्यू डेट के पहले पे कर। कौन से 7 खर्चे थे? उसमें था PEG, बी फॉर बैंक, नहीं BEG 43B, बी मतलब बैंक, 2 खर्चा बैंक का, 3 खर्चा एम्प्लॉय का और 2 खर्चा गवर्नमेंट का। तो बैंक वाला पॉइंट बोलने से याद आ जाएगा, इंटरेस्ट टू बैंक 43B से गवर्नड है। तो 7 खर्चों का ध्यान रख, ड्यू डेट के पहले पे कर। तो ये खर्चा तुमने ड्यू डेट के 1 महीने बाद पे किया भैया, तो ये भी हो गया तुम्हारा डिसअलाउड। ठीक है, तो भैया दोनों हो गए डिसअलाउड, दोनों हमारे सॉन्ग में कवर थे। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। From the following details for the previous year 21-22 compute depreciation. आओ depreciation निकालो। depreciation का आई होप तुम्हें फॉर्मेट पता ही होगा। फॉर्मेट ऐसा है, ओपनिंग WDV, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, और सेल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। सेल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, ये जो आएगा XYZ, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन मारेंगे। नया मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मारेंगे और हमारा हो जाएगा क्लोजिंग WDV। और ये तो आपको पता ही है कि कोई भी एसेट लेस देन 180 डेज यूज होता है तो उसके ऊपर हाफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो आपके पास समय, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइन ओपनिंग WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, कॉस्ट ऑफ प्लांट Z एक्वायर्ड ऑन 19/11 8 लाख। 19/11 मतलब नवंबर में खरीदा है, तो नवंबर से मार्च तो 5 महीने भी नहीं होते, यानी हर हाल में 180 दिन से कम यूज हुआ है। 180 दिन से कम यूज हुआ है तो हाफ, ये हाफ में एग्जाम में नहीं लिखता, खाली तुम्हारे को समझाने के लिए यहाँ पे हाफ लिख दिया। केस 1, ऑल द प्लांट सोल्ड, वाह सारे प्लांट बेच दिए। और केस 2, X and Y प्लांट सोल्ड। ठीक है, तो पहले केस 1 करते हैं, ऑल द प्लांट आर सोल्ड, तो जितने भी प्लांट थे सब बेच दिए, तो ये बचा 20,000। लेकिन इस ब्लॉक में अब कोई एसेट है ही नहीं, जो एसेट थी सब बेच दिए, तो जब कोई एसेट है ही नहीं तो ये जीरो, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं, और क्लोजिंग WDV 0, कुछ ब्लॉक में एसेट ही नहीं है तो WDV किस बात का।
और इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000। ये वाला पार्ट क्लियर। केस 2 बोलते नहीं सारा नहीं बेचा हमने सिर्फ एच एंड वाई को बेचा। ये एच एंड वाई थे पहले से ही और ये नया प्लांट खरीदा है जेड, तो सारा नहीं बेचा, खाली एच एंड वाई बेचा। हमने बोला तब ठीक है। कितने में बेचा? 280। पतला 280, 20,000। अब इस नई एसेट, ये 20,000 पे पहले 15% एप्रिसिएशन, 20,000 इंटू 15% इंटू हाफ ईयर, सो हाफ क्यों किया है, लेस देन 180 डेज यूज हुआ ना इसलिए 15%। और इस नई मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर 20% कैसे बाबा, हाफ ईयर करना पड़ेगा ना, 10,000। तो ये आपका आ गया 8,500। आंसर से आंसर मिला, आंसर से आंसर मिला, आंसर से आंसर मिला। ओहो तुम तो फोटो खींचोगे, तब तक मैं थोड़ा सा गप मार के आ जाऊँ। अर्पिता जी, अलेठी पूजा एंड राजीव जी एंड कौन कौन भाई साहब है अभी, रितिका जी एंड अंबिका जी एंड राजश्री जी, नरोत्तम जी, सुरभि जी। आई होप आप सभी खुश हो। सब क्लियर जा रहा है आप लोग को? सोहम, वाओ व्हाट अ नेम। इरेज मारूं? हम लोग है 2 मिनट बात करते हैं, खाली पढ़ाई करेंगे तो माथा हद दूध जाएगा। कॉस्टिंग का क्या हाल चाल है? पढ़ के आ रहे हो कि कल पढ़ने आ रहे हो? पढ़ने नहीं आओगे, बदमाशी करने आओगे? पढ़ने आ रहे हो या पढ़ा हुआ है? जिस तरह कॉस्टिंग 0 है, बस तली जो होगा सो होगा। चार 5 लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं आता, तली होगा। हम बता देंगे ना सर को पहले से ही, ठीक है? और बाकी जन अपना रिकैप करने आ रहे हैं, राइट? तो मेजोरिटी तो रिकैप करने ही आ रहा है। हाँ, और कल हम लोग कॉस्टिंग के 2 सेशंस रखने का सोच रहे हैं। तली में 2 सेशन होंगे। 2 सेशन में 1 सेशन मुझे लगता है, एक बार निशाना लाते देता हूँ, ऐसे ही हिलना मत बस। हाँ, तो 10 से 11 से 4 हमारा जो सेशन होगा वो होगा रोजा जाने मन। तो हम नहीं चाहता था ये गाना कभी क्लास में जाए, लेकिन हम तुम क्या करूँ, तो इतने बतियाई, तुम क्या करेंगे, नेम इज रोजा। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे थे क्या कि कल 2 सेशन रखने का सोच रहे हैं। एक तो 11 से 4 जो कि आज जैसा ही सेशन होगा। सर अपना चुनिंदा सम लाएंगे, स्कैनर से ज़रूरी नहीं है, चुनिंदा सम लाएंगे और चुनिंदा सम आप लोग को दिया जाएगा। फिर मेरे से काफ़ी धीरे, मतलब स्लो है, बढ़िया है सर, वो काफ़ी मठार के पढ़ाते हो, तो मतलब प्यार से पढ़ाते हैं। हम लोग तो हमारे तो 180 चलता है, 180 नहीं चलता हूँ, तो एकदम नॉर्मल 60 पे चलेगा, नॉर्मल। तो प्यार से धीरे धीरे तुम्हें सम पढ़ाएंगे, तो तुम यू विल बी वेरी कंफर्टेबल देयर। फिर 4 के बाद वी आर ट्राइंग कि एक बुद्धा टेक्निक टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, वो बुद्धा टेक्निक का कॉन्सेप्ट से कॉस्टिंग कैसे पढ़ा जा सकता है, वो हम लोग और लेंगे। वैसे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही गंदा वाला अटेम्प्ट है कि थकेले लोगों के ऊपर आप बुद्धा टेक्निक का आजमाइश करेंगे। जो 11 से 4 पढ़ के मर चुके ऑलमोस्ट, उनको आप बताएंगे कि बुद्धा टेक्निक से कैसे कॉस्टिंग के सम जल्दी हो सकते हैं। बट स्टिल अटेम्प्ट लेना चाहिए, तो वी हैव मेकिंग एन अटेम्प्ट। वो 4 से 4:30, पौने 5 या आधी घंटे तक 45 मिनट का सेशन होगा, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धा टेक्निक से कैसे जल्दी किया जाए, या व्हाट इज बुद्धा टेक्निक बेसिकली, वो बताया जाएगा। ठीक है, तो कल हमारा ये सेशन था। अब हम लोग आ गए वापस आज की क्लास में, और आज की क्लास है श्री दास गुप्ता का पीजीबीपी निकालना है। श्री दास गुप्ता का वैसे एक पीएल दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है 4,53,000। कहाँ से आती है आवाज?
और उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंक्लूडेड इन सैलरी 7,000 पेड टू दासगुप्तो सन हु नेवर अटेंडेड द बिजनेस. नाइस. Insurance include 30% paid for fire insurance of business asset and the balance paid as life insurance premium of Dasgupta Life. 32,000 was paid in cash to supplier who refused to accept check. ये repeat हुआ है. Car was used for both business and personal purpose. 2/3 was for business, तो 1/3 for personal. Depreciation as per IT Act. तो मेरे हिसाब से सम कितना जल्दी होगा? मेरे हिसाब से समय तो कैसे होना चाहिए? 453. PL को पकड़ते चलो. सैलरी 7,000 भैया तो दे रहे हो जो कि कभी ऑफिस आए ही नहीं. ठीक है, तो डिज अलाउड. इंश्योरेंस 10,000 दियो. 30% तो फायर इंश्योरेंस है और 70% अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस है. तो लाइफ इंश्योरेंस डिज अलाउड. एडवर्टीजमेंट ओके. ट्रैवलिंग ओके. मिसलेनियस ओके. एंटरटेनमेंट ओके. मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोप्राइटर डिज अलाउड. कार एक्सपेंस वैसे तो अलाउड है लेकिन 1/3 फॉर पर्सनल यूज है तो डिज अलाउड. डेप्री अकाउंट्स वाला ऐड कर. डेप्री टैक्स वाला लेस कर. जनरल रिजर्व प्रोविजन रिजर्व डिज अलाउड. प्रोविजन रिजर्व डिज अलाउड. इनकम साइड में आए तो एक बैड डेट रिकवरी हुआ है जो कि पहले अलाउड हुआ था. तो जब पहले अलाउड हुआ था तो एक्सपेंस माने थे, अब रिकवर हो गया तो इनकम मानेंगे. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो अदर सोर्सेज में जाएगा और विनिंग फ्रॉम हाउस रेसेस तो अदर सोर्सेज में जाएगा. एंड आंसर खत्म. ये बुद्धा टेक्निक का बहुत ही समराइज एग्जाम्पल था कि बस कोई टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो सब. वी बिलीव इन दिस. कॉन्सेंट्रेट एंड डू फास्ट. ये किसी को कम समझ में आया क्या? समझाया क्या जो समझ में आएगा? हाँ तो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ. ये सैलरी टू सन है जो कि डिज अलाउड है. ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, डिज अलाउड है. ये मेडिकल एक्सपेंसेस है वो डिज अलाउड है. ये कार एक्सपेंसेस जो डिज अलाउड है. ये डेप्री अकाउंट्स वाला ऐड कर ऐड है. ये डेप्री टैक्स वाला लेस है. और ये जनरल रिजर्व है डिज अलाउड है. ये डिविडेंड है नॉन टैक्सेबल है. और विनिंग फ्रॉम हाउस. बताना कितना है ये? देख के मत भूलना वो वाला कैलकुलेट कर. हाँ वीडियो वाले सब साथ में हो. एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर तो अलाउड होता है दोस्त. और सब पिछले समय दिया हुआ था प्लांट. तो आई होप प्लांट जो वर्ड है ना, आई एज्यूम कि वो मैन्युफैक्चरर होगा. ठीक है ना, नथिंग रॉन्ग. उसने प्लांट वर्ड यूज किया तो मुझे लगा मैन्युफैक्चरर ही होगा. ऑल ओके. हम लोग आगे अगले समय नाम है गोस्वामी जी का. $45 ईयर्स के बंदे हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है. और आपको दिया हुआ है ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ कोची. और इस बार सम हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट दिया हुआ है. यानी पीएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट. 234 बुद्धा टेक्निक थी अपना वाला पुराना वाला. तो भैया चलो फटाफट सम पकड़ो लिखते जाओ. 30 सेकेंड में सम होता है. ट्राई टू डू दिस. मेडिकल कंज्यूम अलाउड. स्टाफ सैलरी अलाउड. क्लिनिकल कंज्यूमेबल अलाउड. रेंट पेड अलाउड. एडमिन एक्सपेंडिचर अलाउड. पेमेंट टू IIT दिल्ली फॉर अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च अलाउड. डेप्री ऑन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाद में देखूंगा. कंसल्टेंसी फी टैक्सेबल. मेडिकल चार्जेस टैक्सेबल. डिविडेंड तो भैया टैक्सेबल कहाँ होता है? वो तो अदर सोर्सेज में होता है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये तो अदर सोर्सेज का आइटम है. रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये तो हाउस प्रॉपर्टी का मामला है. एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्लिनिकल इक्विपमेंट आर अप्रैल 1 ओपनिंग WDV है 3,60,000. न्यू परचेज हुआ है अक्टूबर 1 में 80,000 का. तो 3,60,000 का पहले से था. 80,000 का आपने और परचेज किया 1 अक्टूबर को. अक्टूबर से मार्च यानी 6 महीना यूज हो रहा है. 6 महीना मतलब 180 दिन से ज़्यादा. मतलब फुल ईयर डेप्रिसिएशन. तो 440 रुपये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 66,000. अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में नजर आ रहा है क्या? है. तो 40 ऐड अकाउंट्स वाला और टैक्स वाला लेस.
ये ध्यान से क्लियर है? रेंट पेड इंक्लूड्स 28,800 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर हिज रेसिडेंस। तो रेसिडेंस वाला रेंट डिसअलाउड। तो आपका रेंट दिया हुआ है 96,000, उसमें से 28,800 डिसअलाउड। रेंट रिसीव्ड रिलेट टू प्रोप्राइटरी लेट आउट एट कोची। म्युनिसिपल टैक्स 7,200 पेड हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंडिचर। तो एडमिन एक्सपेंडिचर में 7,200 हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा था जिसको मैंने डिसअलाउ कर दिया। हो गया सम। मतलब सम पढ़ते जा रहे तब तक बनते जा रहा है। एंड द ट्रिक इज दैट कि आप सम पढ़ने के साथ ही सम बना दो। देखो हमने पूरे सम को दोबारा कहीं नहीं पढ़ा। रीडिंग ऑफ द सम, सॉल्विंग ऑफ द सम। जितना सम रीडिंग में टाइम लगता है उतनी देर में हमने बनाया। वी बिलीव इन दिस। दिस इज टोटली आउट ऑफ बीकॉम बॉक्स। बीकॉम वाले बच्चे ऐसे कभी नहीं पढ़ते, ऐसा होता है या। लेकिन ऐसे पढ़ने से अप्रोच चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा, फिर जो पढ़ोगे ना उसी में अच्छा होगा। चलो सर हम लोग तो आप वैसे पढ़ाइए तो बकवास मत करिए सर। ठीक है चलो। तो डिविडेंड मैंने यहाँ पे लेस कर दिया बेटा। हाँ डिविडेंड तो अदर सोर्सेज में जाता है ना बाबू। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो तुझे पता ही है बेटा, पढ़ाया हुआ था। कैजुअल इनकम है, आईफोर्स में जाता है। और रेंट तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी का मामला है। 40,000 जो है ना यह है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स। और डेप्री एज पर टैक्स लेस है बताऊं, ओपनिंग WDV इतना और एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इतना। तो सर इस बार एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिए? एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा सिर्फ मैन्युफैक्चरर को अलाउड होता है ना, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन इस सब में नहीं आया। ओके। और उसके बाद ये हो गया डेप्री एज पर अकाउंट्स, डेप्री एज पर IT एक्ट। 28,800 जो था ना वो क्या था बताऊं? रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और ये बताऊं क्या है? ये है म्युनिसिपल टैक्स फॉर लेट आउट हाउस। आप फोटो खींचो ना, आपको सब समझ में आएगा। भैया सम पढ़ते पढ़ते सम बन गया क्या आपसे भी? सर आप जिस फॉर्मेट में करा रहे PGP का सम वैसे करेंगे तो। अभिषेक साहब देखो दो फॉर्मेट है। एक जो मेरी किताब में दिया हुआ है, किताब में क्या किया हुआ है? ऐड एक साथ किया हुआ है, लेस एक साथ किया हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी दरकार नहीं पड़ती। फिर भी मेरा एग्जाम मतलब आपको सजेशन ये है कि आप एग्जाम हॉल में मेरी किताब वाला फॉर्मेट करिएगा, ठीक है? लेकिन CA, CS, CMA के बच्चे इसी फॉर्मेट से सम बनाते हैं, उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं। परंतु आपके बीकॉम की कॉपी चेकलिस्ट कौन कर रहा है, उसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। तो टोटली एग्जामिनर के अपनी विलिंग के ऊपर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 70% या 80% एग्जामिनर हमारी किताब पढ़ते हैं, इसलिए आप हमारी किताब वाला ही फॉर्मेट एज इट इज यूज करिए हर सम्स में, क्योंकि मार्केट में जो डोमिनेटिंग बुक होती है वही सारे एग्जामिनर रेफर करते हैं। तो उस सेंस में मेरा यही आपको सजेशन है, डोंट यूज माई वाला ये बोर्ड वाला फॉर्मेट। द फॉर्मेट शुड बी ऑफ माई बुक वाला फॉर्मेट। और वो फॉर्मेट मैंने इसमें आपके PDF में दिया हुआ है, आप डेटा बैठा लेना। हाँ हाँ ओके अभिषेक, नाइस। इरेज मार दूं? आई होप आप सबने सुन लिया मैंने क्या बोला। तुम लोगों ने सुन लिया मेरी और अभिषेक की बात? शर्म नहीं आई? हम लोग बात ही कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि जाजू से बात क्या कर रही है और वो पीछे दो जन क्या बात कर रहे हैं, मैं कभी नहीं सुनता। अगले सब में आते हैं फॉर्मेट। PGP क्वाइट इजी, easier than anything। और ये टॉपिक आप लोग छोड़ के जाते हो, ठीक। अगला समय परिहारिन तुम्हारा पानी भरना हो गया तो आजा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर दास आर गिवन बिलो। और एक प्यारा सा PL दिया हुआ है।
Additional information, DAPRI as per income tax rule, 1/4 of the entire expenditure incurred for business purpose. In arriving at the gross profit, the opening stock and closing stock being valued at 72 and 90, 10% below cost. बिजनेस एक्सपेंडिचर इंक्लूड डोमेस्टिक सर्वेंट का वेजेस 350. मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये सम को आप खुद बनाइए. टेक योर 5 मिनट्स. सम पढ़ते जाइए, एडलेस करते जाइए. पाँच 7 मिनट बनाते जाइए.
तुम तो पहली लाइन में है। अब बीकॉम के अलावा क्या पढ़ रही हो देवी? कुछ भी नहीं पढ़ रही हो? तब तो ठीक है, चल रही है। बीकॉम के लिए तो मस्त एटीट्यूड है, और बीकॉम के अलावा आप कुछ भी पढ़ रही हो ना, तो बहुत गंदा एटीट्यूड है। और साथ में आते टाइम अप। बहुत सारे बच्चों का सम हो गया, बट दे आर डाउटिंग कि इनका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि बुद्धा टेक्निक से सम बनाइए और सम पढ़ते पढ़ते आंसर दीजिए। कुछ बच्चों के मन में है कि बुद्धा टेक्निक से बनाएंगे ना तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, फॉर्मेट से नहीं बनेगा। फॉर्मेट से भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप मुझे फॉर्मेट बताइए क्या है। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स लिखना पड़ता है, फिर सारे ऐड आइटम होते हैं, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, फिर सारे एक तरफ लेस आइटम भी होते हैं, इनकम नॉट टैक्सेबल सोन इन पीएल। तो नीचे ले आता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। इनकम नॉन टैक्सेबल बट सोन इन पीएल, ठीक है। आपको पता है ये सारे ऐड आइटम, ये सारे लेस आइटम है, मोटा मोटी। अब आप अपने सम को पकड़िए और जिसको जहाँ लगाना है ऐड बिठाते जाइए वहाँ पे, और फिर एक बार और ले दीजिए एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक। नीचे नीचे, मतलब मेरे पास तो जगह नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, ये मेरा पेज 1, ये मेरा पेज 2। शुरू करते हैं। सम है राइट, मिस्टर दास वाला ही सम है ना। तो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 59,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे पढ़ लीजिए यदि आपको बहुत साफ सुथरा रखना है तो। डेप्री एज पर IT एट 2,500, 1/4 of the car for business purpose. In arriving in the gross profit, opening stock, closing stock have been valued at 7290, which is 10% below cost. Business expenses include domestic servant. तो business expense 48,000, उसमें डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी है हाउ मच? 350 पर मंथ, तो दिस इज 4,200। ऑब्वियसली ऐड आइटम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एज्यूम यूज फॉर बिजनेस, रिपेयर बिजनेस, परचेज ऑफ फर्नीचर। तो परचेज ऑफ फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसअलाउड 5,000, डिसअलाउड। Bad debt is allowed. Provision for bad debt disallowed. How much? 3,200. Car expense आपको बोला हुआ 1/4 related to business, तो 3/4 of the car expense disallowed. This is कितना? 3,600. Income tax तो disallowed. सेक्शन लेते तो बहुत अच्छा लगता हमें। डोनेशन टू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं डोनेशन इज अलाउड। नहीं, डोनेशन इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, डिसअलाउड। कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड। ये आपने तो साइंटिफिक रिसर्च ले नहीं दिया, 80G में इसका डिडक्शन मिलेगा, समय बता रहा है। तो डोनेशन इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, डिसअलाउड। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च वाला डोनेशन अलाउड होता है और कोई नहीं। आ रहा हूं ना। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, इन सब का 80G में डिडक्शंस मिलता है, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे डिस अलाउड। नेशनल रिलीफ फंड हाउ मच? 6,000, डिस अलाउड। फाइन्स, ये तो भैया लॉ का वायलेशन है, लॉ का वायलेशन कौन बर्दाश्त करेगा, डिस अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपना नोशनल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड। डेप्री अकाउंट्स वाला ऐड कर,
3,000 expenditure allowed but not shown in PL. टाइटल है ये, डेप्री टैक्स वाला लेस्टर, 2,500। नेक्स्ट सम खत्म। क्रेडिट माई इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ नॉन टैक्स। आज ही हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जेम्प्टेड इनकम। हाउ मच? 10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जिसको आपने वैल्यू किया है 72,000 और 90,000 पे, दोनों अंडर वैल्यूड है। तो एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, हम लोग जानते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। क्लोजिंग स्टॉक 90,000 पे वैल्यूड है, 90,000 पे वैल्यूड है, तो ये 90,000 90% है, तो 10% कितना होगा, मतलब 100% कितना होगा? 8 लाख। 8 लाख की चीज़ तो आपने 90,000 पे दिखाया है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000, पतला वाला। अब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, या आपने दिखाया है 72,000 पे, ये भी 90% पे है, तो 100% होगा 80,000। 80,000 की चीज़ को आपने 72,000 पे दिखाया है। आपको पता है CU जिंदाबाद, OU लेस, एंड फाइनली हमारा सम हो गया। मैं फिर बोलूँ, मैं सम के साथ करने में ही बिलीव करो। ट्राई टू इम्प्रूव योर इनर क्वालिटी रेदर देन जस्ट सॉल्विंग द सम्स। हमें हैंड राइटिंग अच्छी नहीं चाहिए, हमें डेकोरेशन नहीं चाहिए, हमें आपकी इनर क्वालिटी चाहिए जो चीज़ों को जल्दी ग्रिप में लेता है और जल्दी आउटपुट देता है। पूरा सोसाइटी तभी आपको जॉब पे रहेगा भैया, जो फटाक से इन करके फटाक से आउटपुट देता है। अ बेटर फास्टर मशीनरी, वी नीड दैट, राइट? जॉब में तो वी वर्क लाइक अ मशीन ना, है ना? लिटरली आई एम ऑल्सो वर्किंग लाइक अ मशीन। ये जल्दी से समझिए और फटाफट बताइए आंसर। भैया फर्नीचर का रिपेयर काहे डीजल आउट होगा? मतलब ये हमारा फर्नीचर टूटेगा, हम उसको रिपेयर कराएंगे, तो कहाँ बोला बिजनेस का पार्ट नहीं? बोला है बिजनेस बिना फर्नीचर के चलता है, कुछ भी समझा? कुछ नहीं बोला तो बिजनेस फर्नीचर का है यार, मतलब फर्नीचर बिजनेस का है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। आपने मन से मान लिया कि आप अपने घर के सोफे पे बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं आप अपने बिजनेस के टेबल पे बैठे हैं। तो भैया जिसको फोटो लेना था फोटो लो। मैंने उन लोगों को भी बता दिया, 95,100 आया क्या? और मैंने उन लोगों को बता दिया कि जो फॉर्मेट से सोच रहे थे कि भैया फॉर्मेट से करेंगे तो आप वाली टेक्निक कैसे काम आएगी, तो मैंने दिखा दिया फॉर्मेट से करेंगे तब भी काम आएगी। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट रिपेयर एंड कैपिटल रिपेयर। तो मैंने पहले बता दूं, करेंट रिपेयर ही सब होता है, कैपिटल रिपेयर कुछ नहीं होता। जब तक सब में ना बोला जाए तब तक सारे रिपेयर करेंट रिपेयर है। कैपिटल रिपेयर कोई अनहोनी होती है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज कैपिटल रिपेयर। जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि टार्जन वंडर कार को आपने ठीक करके नॉर्मल कार बना दिया, तो दैट इज अ वंडरफुल, मतलब उसको बोलते हैं कैपिटल रिपेयर। सब पिक्चर वाला एग्जाम्पल मत दीजिए, रियल वाला एग्जाम्पल। तो रियल वाला एग्जाम्पल ये है कि आपने मार्केट से विपत्तिजनक बाड़ी कीने चाहिए, मतलब वो बाड़ी जो एकदम गिरने वाली है, जिसमें आपको गवर्नमेंट रहने ही नहीं देगी, उस बाड़ी को आपने रिपेयर करके एकदम नया बना दिया, तो दैट सॉर्ट ऑफ रिपेयर इज नोन एज कैपिटल रिपेयर। वो रिनोवेशन नहीं दीदी, रिनोवेशन तो इसको बोलेंगे जब इसको आप थोड़ा और बेटर कर दें, दैट इज कॉल्ड रिनोवेशन। वो टूटती हुई बिल्डिंग को आपने वापस से खड़ा कर दिया तो वंडर है, उसको बोलते कैपिटल रिपेयर।
तो जब तक सम में कुछ नहीं बोले हम लोग करंट रिपेयर ही माने। हाँ, अगले सम में आ गया। अगला समय WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट। वाह, फिर से डेप्रिसिएशन का समय है। खुश तो आज बहुत होंगे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या कर दिया जो छुपा रही हो, तुम इतना क्यों खिलखिला रही हो। हम लोग आगे किसमें? WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट 15%। अच्छा, इसका राइट हुआ था अपने आप, वो पिछला सम राइट हुआ था। राइट हुआ 4-5 जन बस। क्या मिस्टेक? ओके फाइन। WDV of the plant 15% rate of depreciation 1st April 21 15 lakh consisting of plant and machinery X and Y. WDV of the building, only one building 10 lakh. During the year machinery Z costing 5 lakh and one building costing 6 lakh have been purchased and plant Y sold for 6 lakh. Calculate allowable depreciation. क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% रेट है, बिल्डिंग को 10% रेट है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है X and Y 15 लाख और इसका है 10 लाख। कुछ है नहीं सब में। आपने इस साल कुछ नया परचेज किया है Z प्लांट एंड मशीनरी परचेज, या आपने परचेज किया है 5 लाख में। कब परचेज किया? दिया हुआ क्या सब में? नहीं दिया हुआ है, हटाओ। फिर आपने एक बिल्डिंग भी परचेज किया है, कब परचेज किया? नहीं दिया हुआ है। तो आप अजम्पशन ले सकते हो फर्स्ट हाफ में कि सेकेंड हाफ में। और आपने एक ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी बेचा भी है, सेल ऑफ X प्लांट एंड मशीनरी Y, या आपने बेचा 6 लाख में। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 14 लाख और यहाँ पे आ गया 16 लाख। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलाउड हो गया 15% यानी 270, 210 और 10% यानी 1,60,000। मैंने अजम्पशन ले लिया द प्लांट एंड मशीनरी इन बिल्डिंग वॉज परचेज इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में लिया आपने। और प्लांट एंड मशीनरी आर यूज फॉर प्रोडक्शन, बिजनेस, फैक्ट्री। एडिशनल डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए 20%। सम हो गया खत्म। तुमको जो करना है कर, हमारा तो हो गया। साथ में आए, पिक ले लिया जिसने लेना था। बोलिए क्या बोल रहे हो? तो डेप्रिसिएशन अलाउड हो गया कितना? 370। बुक वालों ने, इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं पकड़ा है। दे सेड कि दिस, ये नहीं बोला कि फैक्ट्री में यूज हुआ, ये तो मैंने अजम्पशन लिया था, इन्होंने नहीं माना। नीचे नोट दिया है एसएससी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ तो क्या हुआ, दोनों आंसर राइट है। हाँ नीचे नोट देना पड़ेगा। क्या आंसर, तो आंसर है तुम्हारे पास इस चीज का? जो तुम मेरे से पूछ रहे हो उसका तुम्हारे पास आंसर है? मेरे पास है। दोनों अल्टरनेट से बना लेना चाह। क्वेश्चन नंबर अगला,
आपको बताना है कि इन सब का कितना डिडक्शंस मिलेगा। सम पढ़ते जाओ, आंसर देते जाना। परचेज मशीनरी ऑफ 2,50,000 फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बताइए अलाउड कि डिसअलाउड? एंड आंसर इज भले ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट अलाउड है। अगला है परचेज ऑफ लैंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अलाउड कि डिसअलाउड? एंड आंसर इज डिसअलाउड, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो तो वह अलाउड है, लेकिन लैंड को छोड़ के। अगला, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ 7,50,000 फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, अलाउड है। लैंड को छोड़ के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू IIT दिल्ली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एंड आंसर इज अलाउड ही है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड आंसर इज अलाउड ही है। हो गया? तो भैया लैंड को छोड़ के सब अलाउड हो गया। तो लैंड को मतलब नंबर 2 वाले तो हटा के टोटल मार दो। तो 250, 750 यानी 10 लाख, 10,64,000, 1064, 11,09,000, आंसर मैच्ड। 11,09,000। अगला प्रश्न आप खुद ट्राई करिए, 30 सेकंड का समय, फटाफट ट्राई करिए। आई होप आंसर आ गया होगा। आपसे पूछा गया था इन सब का ट्रीटमेंट बताइए, तो हमने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउड, बैड डेट अलाउड, पेमेंट ऑफ 15,000 इन कैश डिसअलाउड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 45,000 ऑन टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, डिसअलाउड, पेनल्टी 10,000 पेड टू कस्टम अथॉरिटीज, डिसअलाउड। सारा पहले दिया वही था। अगला बढ़ते, अगला है विवेक कुमार शाह का सम। इसको छोड़ के सैलरी में आ जाऊं। PGBP के सब एक जैसे आ रहे हैं, काफी आसान है, ठीक है। और अपने